हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में गणित यानी मैथमेटिक्स के मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आगामी एनएमडीसी वर्कमैन परीक्षा के लिए और जूनियर ऑफिसर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को मेरे साथ साथ करते जाइएगा और देखिएगा आपको कितने सवाल आते हैं और कितने सवाल आपको नहीं आते हैं। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं जो वीडियो की पीडीएफ होती है प्रोवाइड वहीं करता हूँ और डेली जीके जीएस के क्वेश्चन भी वहाँ पे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी कुल संख्या 1328 है तो कला के छात्रों की संख्या बताएं। लगाइनों का बताना होगा। If the ratio of science and arts students is 5:3, if their total number is 1328, then the number of art students, ठीक है ना। तो आर्ट स्टूडेंट की संख्या हमको बतानी। तो इस टाइप के सवाल एग्जाम से काफ़ी पूछाते हैं, अनुपात समानुपात से, और ये सवाल बहुत इजी होते हैं करने में। देखिए कैसे इन सवालों को किया जाता है फटाफट। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दिया है पहले उसको देख लेते हैं। क्या दिया है हमको? 5:3 दिया हुआ है ना। एक हमको दिया है आर्ट और एक हमको दिया है साइंस। साइंस का रेशो है 5 और आर्ट का रेशो है 3, और टोटल कितना है? 1328। यानी ये जो रेशो दिया हुआ है कहीं ना कहीं इन छात्रों का ही तो रेशो है, ये 3 और 5। वो एक विद्यालय होगा, वहाँ पे साइंस के स्टूडेंट होंगे और आर्ट के स्टूडेंट होंगे। आर्ट के स्टूडेंट जो है 3 के रेशो में है और साइंस के स्टूडेंट 5 के रेशो में। इन्हीं टोटल का योग 1328 के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। तो हम समझ गए फंडे को करना हमको क्या है। यानी हो जाएगा 5 3 8, एक्स बराबर हो जाएगा 1328। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1328/8। तो हम 8 से भाग करेंगे, 8 का 8 5 52 और 8 8 64 होता है, 8 से 56 होता है, और 8 6 48, 8 6 48 हो जाएगा, और बचेगा 4 और 8 6 48 166। लेकिन एक्स की वैल्यू हमारे पास 166 आ गई है। अब एक्स की वैल्यू 166 आ गई तो हमारा आंसर अब निकल जाएगा। तो 8 का वाला उसने पूछा था 8 का रेशो कितना है? 3। तो 8 का रेशो कितना हो जाएगा? 3 × 166। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो 3 6 18, 18 का 8 हासिल। और देखो, अगर यूनिट डिजिट आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट में ऑप्शन नंबर सी में ही 8 है। इकाई के अंक स्थान पर 8 ही है, बाकी और किसी में 8 नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन हम पूरा सॉल्व करते हैं। 3 18 1, 3 18 19 9 1 3 3 और 4 498 हो गया राइट आंसर हमारा। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 498। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 69 96 और 138 का एचसीएफ पता लगाएं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 69 96 एंड 138। तो मैंने आपको पहले बताया था एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये बहुत इजी होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है, इसको फैक्टर मेथड से आप करें तो ज़्यादा आपके लिए ईजी पड़ता है ये। तो क्या दिया? 69 दिया है, 96 दिया है और 138 दिया है। इसको आप फैक्टर करेंगे कितने हैं? 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 3 चौके 12, 3 6 18। अब देखिए कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को काटेगा। है कोई कॉमन नंबर? नहीं है ना। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया हमारा 3। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर एलसीएम पूछा होता तो हम सबको फिर सबका फैक्टर कर देते, सबको मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा एलसीएम फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 रुपये है और इसका क्रय मूल्य 1350 रुपये है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1458 रुपीज एंड इट्स प्राइस इज 1350 रुपीज। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो समझिए क्या होंगे? प्रॉफिट हमको हो ही रहा है क्योंकि हमारा एसपी जो है सीपी से ज़्यादा है। एसपी ने सेलिंग प्राइस जो है हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। यानी अगर हम 100 रुपये कोई चीज़ लेके आए हैं और 120 में हम उसको सेल कर रहे हैं, तो यानी 20 रुपये प्रॉफिट हमारा साफ साफ हो रहा है। लेकिन वो अगर 100 से कम में बेचते तो हमको लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस से कम हो जाता है। तो हमको पहले हम देखेंगे प्रॉफिट हो कितना रहा है, हमको तो परसेंटेज हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो प्रॉफिट हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा? एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है हमको? 1458 माइनस, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 1350। तो कितना हो जाएगा? 50 यहाँ से कम कर दो, 50 108 रुपये का हमको प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है ना। 108 रुपये का प्रॉफिट होगा ना। 108 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है? और जब भी लॉस प्रॉफिट हम फाइंड आउट करना होता है, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे इसको फाइंड आउट करते हैं। आपको पता होगा, अगर आपने 10th में मैथ पढ़ी होगी। लाभ हो या हानि हो, हमेशा हम उसको क्रय मूल्य पे ही काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो कैलकुलेट हम करते हैं, सॉरी। तो 1 प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है। प्रॉफिट रेट क्या हो जाएगा? 108 का तो प्रॉफिट हुआ है हमको, किस पे?
कॉस्ट प्राइस पे कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, क्रय मूल्य 1350 रुपये, इंटू 100 कर देंगे, कर दिए तो 10 से तो 10 ऐसे कट जाएगा अभी। अब इसको कैसे काटे, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी हो जाएगा 10 और जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब 3 से काट दीजिए, कट जाएगा, हाँ 3 नीम 27 और जाएगा 3 तिया 9, 3 छिक 18, 6। अब भी 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और हो जाएगा 3 कम 3 दूनी 6, 12। अब 3 चौके हो जाएगा 12 और 4 दूनी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी टोटल में कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा आ गया 8%। ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। तो ऐसे उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा किया डी हो गया राइट आंसर, ठीक है ना। कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, एम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, ठीक है। एन उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बिल्कुल बात है। कोई कमजोर होगा एन बेचारा, एम थोड़ा शक्तिशाली होगा, ज़्यादा जल्दी काम कर ले रहा होगा। होते हैं जो हेल्थी लोग होते हैं जल्दी काम कर लेते हैं, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। और जो बेचारे पतले दुबले लोग होते हैं वो बेचारे धीरे धीरे काम करते हैं। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। M can do a work in 5 days, N can do the same work in 20 days. In how many days will both of them finish the same work? तो इस टाइप के सवाल जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, वो तो इस टाइप के सवाल फटाफट कर लेंगे। लेकिन आप में से कुछ नए लोग भी हैं और कुछ लोग की मैथ बहुत ज़्यादा वीक भी है, तो इस टाइप के सवाल वो कर नहीं पाते। हालांकि ये बहुत ईजी सवाल है, टाइम एंड वर्क का सबसे ईजी सवाल यही है। इसके बाद तो इसका लेवल बढ़ते जाता है, ये बेसिक सवाल है। तो कैसे किया जाता है मैं आज आपको सिखाता हूँ। जो नए लोग हैं जिनको आता है वो अच्छी बात है, फटाफट करके आंसर निकाल लेना अपना। जिनको नहीं आता उनको सिखाता हूँ आज मैं। तो जब भी टाइप सवाल है तो पहले जो दिया हुआ उसको आप लिख लीजिए। एम कितने दिन में कर लेता है, 5 दिन में कर लेता है, बिल्कुल कर लेता है, ऐसे लिख लीजिए। एन कर लेता है 20 दिन में, लिख दिया। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कहीं काम का जिक्र नहीं किया गया, काम टोटल था कितना। कहीं दिया हुआ कि हाँ इतना काम था, एम ने इतने दिन में इतना कर लिया और एन ने इतने दिन में कर लिया, लेकिन टोटल काम हमको कहीं नहीं दिया हुआ। हम टोटल पहले काम निकालेंगे, एक अपने ऐसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब टोटल काम पता होगा तभी तो हम इनका एफिशिएंसी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो टोटल काम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी संख्या दी होगी उनका एलसीएम निकालेंगे, यानी लॉस ऑफ वन निकालेंगे। एलसीएम निकालने सबसे तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो सबसे बड़ा नंबर आप उसको पकड़ लीजिए। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 20 है, इसको आप पकड़ेंगे। अब इसका आप ऐसा मल्टीपल लेंगे जो 5 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे 20, भाई 20 को हम 20 ही ले लेते हैं, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप कहेंगे 40 भी ले सकते हैं, 20 का मल्टीपल आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि 20 का जब 20 डिवाइड हो सकता है 5 से, तो 20 का कोई मल्टीपल होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। जाहिर सी बात 40 लेंगे तब भी डिवाइड होगा, 60 लेंगे तब भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। क्योंकि एंड में यूनिट डिजिट 0 है, जब यूनिट डिजिट 0 होता है तो एम से वो डिवाइड हो जाता है इजीली, ठीक है ना। तो क्या है, हम यहाँ 20 ही ले लेते हैं। यानी अब हमको पता लगा टोटल वर्क 20 है, हमने अपने हिसाब से मान लिया। अब आप कर सकते हैं, टोटल काम 20 है, एम 5 दिन में काम कर सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एम कैन डू ए वर्क इन 5 days, यानी एम कोई भी काम 5 दिन में कर सकता है। अब 20 काम है तो हमको कितने दिन लगेंगे, जैसे 4 दिन लगेंगे ना। एक दिन में 5 काम करता है तो 20 काम में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। 5 चौके 20, यानी यहाँ पे कितनी एफिशिएंसी, 4 दिन की एफिशिएंसी आ गई। उसका 20, ये भैया एक दिन 20 काम कर ले तो 20 काम तो एक ही दिन में कर लेगा, तो इसको लगेंगे 1 दिन। यानी इसकी एफिशिएंसी आ गई 4 दिन की, इसकी एफिशिएंसी की 1 दिन की। अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब इन्हें क्या पूछा था कि दोनों मिलकर, अब दोनों मिलेंगे। ये 4 अकेले पहले कर रहा था, ये एक अकेले कर रहा था, अब दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 5। अब पता लग गया हमको। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन पूरा करें, काम कितना था हमारा, 20 काम था, और दोनों मिलकर कितने दिन हो रहे थे, 5 एफिशिएंसी हो रही थी। 5 चौके 20, 4 आ गया। अरे सॉरी तो क्वेश्चन नहीं हमारा दूसरा आ गया, ये रहा। तो टोटल काम हमारा कितना था, 20 था, और दोनों की एफिशिएंसी मिला देंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर का है ना। एम 4 दिन में कर सकता है, एन 1 दिन में कर सकता है, 4 और 1 5। टोटल काम कितना था, 20, तो कितना गया 4। यानी 4 दिन में वो दोनों मिलकर साथ में काम निपटा देंगे फटाफट। जो 20 काम था ये दोनों अगर मिल जाएंगे साथ में तो 4 दिन में ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 4 days, यानी 4 दिन, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा एलसीएम 108 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है एचसीएफ एलसीएम का। और इस टाइप का सवाल, यही सेम फॉर्मेट सवाल एनटीपीसी में ना जाने कितने सेटों में आया है क्वेश्चन, ये इसी टाइप के सवाल। और ये बहुत ईजी होता है, इसमें कुछ भी नहीं है सवाल में। मैं तो कैसे एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम गुणा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गुणा फर्स्ट नंबर, या फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, जो भी लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यही करना है। अब हमको दिया है कि एचसीएफ दिया ना 6, तो एचसीएफ 6 रख दो, एलसीएम 108 रख दो, बराबर हमको क्या पूछा है, यदि एक संख्या 12 तो एक संख्या कोई 12 मान लो, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो कट जाएगा, देखो 12 से कट जाएगा ना, कट सकता है ये,
हाँ 12 निम्मा 108 और 6 निम्मा 54, तो दूसरा नंबर क्या हो गया 54। मिल गया आंसर। राइट आंसर क्या था 54। कुछ था सवाल में। और इस टाइप का फॉर्मेट सवाल बहुत ज़्यादा आता है एसएससी एग्जाम्स में और रेलवे एग्जाम्स में। एनएमडी से पता नहीं आया कि नहीं है, लेकिन मैं आपको तैयारी इसलिए करा रहा हूँ कि आपकी तैयारी अपर लेवल की ही लेके चल रहा हूँ, ताकि आप एक बार अच्छी तैयारी कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम बैठेंगे तो थोड़ा बहुत एक उम्मीद रहेगी कि एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी वो आपकी मेहनत है, एग्जाम क्वालिफाई करना ना करना हो तो आपकी मेहनत आपकी किस्मत है। ठीक है ना, मैं तो सिर्फ एक क्या हूँ, गाइडेंस करने के लिए हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स प्लीज लाइक भी कर दिया कीजिए। लाइक करने से कोई आपका पैसा नहीं लगता है। जब मैं फ्री वीडियो दे रहा हूँ आपको तो फ्री में लाइक तो दे सकते हो मेरे को, एक मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपके तो थैंक्स ही मान लूँगा कि आपने थैंक्स कराया मेरे को लाइक के माध्यम से। और डिसलाइक करते हो तो डिसलाइक भी करो, लेकिन उसका रीज़न बताया करो कि सर वीडियो में क्या आपको अच्छा नहीं लगा। मुझे बताया तो करो। अगर डिसलाइक करो, जो ना पसंद करके जाते हैं वीडियो, तो मुझे बताया तो करो कि हाँ सर आपकी वीडियो में ये कमी है, आप इसको दूर कीजिए, तभी तो मैं काम करूँगा। जब मुझे बताओगे तो मुझे क्या पता लगेगा, मुझे तो लगे मैं वीडियो सही पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ। आखिर आप ही तो मुझे बताओगे स्टूडेंट कौन है, स्टूडेंट आप हो, टीचर मैं हूँ। जब आप मुझे बताओगे सर नहीं आप ऐसे मत पढ़ाइए, आप वैसे पढ़ाइए, तब हमको समझ में आएगा, तब मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद है आपको समझ में आना चाहिए, आपको जॉब मिलनी चाहिए। मुझे आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कुछ दे सकते हो, बहुत कुछ है मेरे बदी है भगवान की दुआ से, मैं सक्सेस पर्सन हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है ना, लेकिन मेरा मकसद यूट्यूब पे इसीलिए आना था क्योंकि यहाँ बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं जो पैसे के अभाव में कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेरा यूट्यूब आने का एक ही मकसद था कि मैं गरीब बच्चों तक पहुँच सकूँ, उन तक पहुँच सकूँ जो बेचारे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैसे ही नहीं उन लोगों के पास में। ठीक है ना, तो कम से कम फ्री में उनको कंटेंट तो मिल रहा है, और वो कंटेंट देता हूँ मैं, वो क्वेश्चन आपको कराता हूँ जो एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। मैं आंसर नहीं पढ़ाता हूँ कभी कि वो पढ़ा दूंगा और आप पढ़ोगे मन से और एग्जाम में आएगा एक भी नहीं। ठीक है ना, भले ही क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आएगा जो पढ़ा रहा हूँ वही आ जाए, लेकिन हाँ अगर आप कॉन्सेप्ट का समझ जाओगे तो क्वेश्चन कैसे भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो चलिए छठा सवाल हम पढ़ते हैं। एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई। आप देखते होंगे जब दुकानदार जाते होंगे तो छूट देता है आपको। कभी जैसे जो लोग महंगे सामान खेते हैं, जैसे आप प्यूमा वगैरह शूज़ लेने जाएंगे शोरूम में जाएंगे, या ब्लैकबेरी के शोरूम में जाएंगे कोट वगैरह बनवाने के लिए, तो वहाँ पे छूट मिलती है, भैया इतने का प्रोडक्ट है हम आपको इतना % छूट दे देंगे। तो वो इसने भी किया होगा, भाई 10% छूट देके 36 रुपये बेच दिया सामान, दुकानदार ने अपना 10% छूट दी है और 36 रुपये उसको बेच दिया। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अगर जो ये छूट जो दिया था डिस्काउंट वो 15% कर देता तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाता। 10% सेलिंग प्राइस तो 3600 रुपये है, लेकिन 15% सेलिंग प्राइस क्या होगा ये हमसे पूछा है। एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ए डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर RS 3600, इफ द डिस्काउंट इज 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। अब आपने सवाल गौर किया होगा, जिनकी थोड़ी मैथ अच्छी है तो गौर कर रहे होंगे सर यहाँ पे बेचने का प्राइस तुमको दिया हुआ, लेकिन एक्चुअल प्राइस कितना था उस वस्तु का हमको ये तो नहीं पता है ना। हमको ये पता लग गया कि हाँ 10% की जब छूट दी तो 36 रुपये उसने बेच दिया। इस सवाल का ऐसे सोचा जाता है इन सवालों को। आप क्या लगाएंगे अपना दिमाग, यहाँ पे ये दिमाग लगाएंगे कि हमें एक्चुअल में वस्तु का मूल्य तो नहीं दिया हुआ ना, कि वस्तु थी कितने की, या कुछ तो प्राइस रहा होगा ना उसको, तभी तो छूट देके 3600 बेचा उसने। लेकिन हमको वो प्राइस तो नहीं पता, हमको पहले वो प्राइस निकालना पड़ेगा, तभी तो हम ये 15% छूट देंगे, तभी तो हमको पता लगेगा 15 छूट हम देंगे उस प्राइस पे तो हमको कितना हमारा सेलिंग प्राइस होगा। बिल्कुल, तो कैसे किया जाता है आप देखिए। सबसे शॉर्टकट मेथड बताऊंगा आपको जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10/100, ठीक है, 1/10। अब छूट दी है तो हम मानते हैं वस्तु का मूल्य 10 रुपये था, 1 रुपये छूट दी तो कितना हो गया 9/10। सेलिंग प्राइस 9 हो गया, कॉस्ट प्राइस 10 हो गया, यानी हमको अभी 10 वाले प्राइस निकालना है। अब ये पता लग जाएगा तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं, तो सेलिंग प्राइस आ गया 9/10 का, कॉस्ट प्राइस 10 का हो गया। ये 9 रुपये ना हो, सेलिंग प्राइस हमको एक्चुअल सवाल में दिया हुआ 3600 रुपये, ये 9 किसके बराबर होगा 3600 के बराबर होगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके 9 चौके 36, 400 रुपये। यानी उस वस्तु का मूल्य था कितना 10 रुपये, लेकिन रेशो में 10 रुपये है, एक्चुअल में कितना है 400 रुपये। एक रेशो जब 400 के बराबर 10 रेशो कितने बराबर 4000 के बराबर होगा, यानी इसके वैल्यू आ गई 4000। यानी अब हमको पता लग गया उस वस्तु का जो मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, वो 4000 रुपये था। अब 4000 का आप 10% निकालेंगे तो आएगा कितना आपका 400 रुपये आएगा, 400 छूट दी 3600 रुपये आपका आगे सेलिंग प्राइस, यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है सही आया है। यानी उस वस्तु का मूल्य 4000 रुपये था जो कि हमको नहीं पता था, अब हमको लेकर पता लग गया। अब हमको क्या करना 15% देना, तो इसका 15% निकाल दो। ये सवाल नहीं कहा 15% होता तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 2 0 2 0 उड़ा दो, 15 चौके हो जाएगा 60 और 1 0 ऑलरेडी है तो 600 हो गया, 1500 600 हो गया। अब यानी 4000 की वस्तु का 15 छूट पे दे तो 600 रुपये की छूट हमको देनी पड़ती। पहले हम 400 रुपये छूट दे रहे थे, अब 600 रुपये छूट दे रहे हैं, तो अब हम कितने में इसको बेचेंगे 3400 रुपये में बेचेंगे, जैसी सी बात है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 3400 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 4000 का था और 600 की हमने छूट दे दी 15% के हिसाब से, कितना हो गया 0 0 40 में 6 गया 34 आ गया, ऐसे आया 3400 रुपये। ठीक है ना, 3400 रुपये में हम उसको बेचेंगे जब हम 15% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है ना, तो ये सवाल ऐसे किए जाते हैं।
अगला सवाल है, 25 मदों का औसत 40 है परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, वास्तविक मीन ज्ञात कीजिए। द एवरेज ऑफ 25 आइटम्स इज 40 बट वन आइटम वॉज रिटेन 25 इंस्टीड ऑफ 50, फाइंड द रियल मीन। अब देखिए, अब कोई बेचारा अकाउंटेंट बैठा होगा वहाँ पे, या जो हिसाब किताब लगा रहा हो, उससे गलती हो गई होगी, क्या पता मोबाइल में चैटिंग में लग गया हो, व्हाट्सअप से चैनल खोल लिया उसने, तो उसने गलती कर दी, उसको एक 50 के स्थान 25 लिख दिया, उसको लिखना 50 था लेकिन गलती से उसने 25 लिख दिया। और जब 25 लिखेगा तो जैसे एवरेज गड़बड़ हो जाएगा हमारा, क्योंकि अंक जब गड़बड़ हो गए हैं तो चीज़ भी तो गड़बड़ी हमको मिलेगी, प्रोडक्ट तो मिलेगी। तो इस सवाल कैसे किए जाते हैं। अब 25 मदों का औसत 40 दिया तो इनका योग कितना होगा, इनका योग होगा 25 गुणा 40, यानी 25 चौका होता है 100 और एक जीरो ऑलरेडी 1000, ये इनका योग हो गया। ये सबका योग है 1000। और 1000 में अब हम क्या करेंगे, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, क्या था, बट वन आइटम वॉज रिटन 25 इंस्टीड ऑफ 50। हमको लेना क्या था, 50 लेना था, लेकिन हमने लिखा क्या 25। तो 25 को हम बाहर करेंगे, 50 को हम अंदर करेंगे। तो 25 को जैसे हम अंदर करेंगे तो प्लस का ये हम करेंगे, गड़बड़ हो गई, 1000 था, हम 50 को अंदर करेंगे ना, और 25 को हम बाहर करेंगे क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं था। तो कितना हो गया, ये आ जाएगा 1025। ये एक्चुअल वैल्यू थी हमारी, एक्चुअल योग हमारा ये था। उस समय कितना था, 1000 आ रहा था, लेकिन एक्चुअल माना कितना चाहिए था, 1025 आना चाहिए था। ये हमारी सही वैल्यू है। अब इसका एवरेज निकाल देंगे, क्योंकि सही का इसने एवरेज उसमें पूछा था। तो 1025 का एवरेज निकालेंगे, टोटल कितने थे, 25 मद थे, इसको 25 से भाग कर देंगे। अब तो कर ही लोगे, 25 चौका 100, 25 कम 25, 41 इसका राइट आंसर आ गया। जो राइट एवरेज था वो 41 था, ना कि 40 था, क्योंकि हमने नंबर कम हो गया था, इसलिए तो एवरेज हमारा कम हो गया। हमको लेना 50 था, ले लिया हमने 25, तो 25 नंबर तो ऐसे ही कम हो गया, तो एवरेज तो गिरना ही था हमारा। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 41, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। ठीक है, यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वाह, क्या जानदार क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है, खाली घुमाया गया है लैंग्वेज में उसने आपको। अब कितना एग्जाम में ऐसा होता है ना, आपको सवाल आपको आता होगा, लेकिन लैंग्वेज ऐसे बना देगा आप थोड़ा घबरा जाएंगे, यार अरे यार ये सवाल करूँगा कैसे मैं। आप बताता हूँ कैसे करना है, पहले इंग्लिश वालों को बता दें। ए स्टूडेंट्स स्कोर्ड 470 मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट्स, इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 100, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इट्स मार्क्स। हमको परसेंटेज निकालना है, कुछ नहीं था इस सवाल में। आपको परसेंटेज निकालना आता ही है ना, आपके भी जैसे हाई स्कूल में मान लो टोटल 500 का एग्जाम था, आपके 400 नंबर है, तो परसेंटेज आराम से निकाल लेंगे। कितने परसेंट, 80% हो गया, तो कुछ नहीं। तो 470 जितने नंबर हमने पाते हैं ऑप्टेन करते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं 470। बट अब नीचे क्या आएगा, जो सवाल ने बोल रखा है 6 विषय थे ना, और हर विषय 100 नंबर का है, टोटल कितने हो गए, 600 नंबर का पेपर हो गया आपका। यही बस यही सवाल ने घुमाया था आपको। और परसेंटेज 100 हम कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, अब इसको काट दो, तो हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 48, 7 बार में जाएगा, 6 सत्ते 42, तो बचेगा 5, 50, फिर 6 48, बचेगा 2 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा 18, फिर 2 बचेगा 6 18, 78.33 चलता रहेगा हमारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ भी है। ठीक है, 78.33% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ प्लस, R का अर्थ गुणा, Q का अर्थ प्लस भागा और S का अर्थ माइनस हो तो, मुझे प्लस ही दे रखा, भागा नहीं है। ठीक है, तो करते हैं फटाफट। इफ P मीन्स प्लस, R मीन्स मल्टीप्लाई, Q मीन्स प्लस एंड S मीन्स माइनस। यहाँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, देखते रुको। अगर हम P को हम प्लस ही लेके चलें तो 36 से हो जाएगा 42, ठीक है 6। और Q का मतलब है हमारा, Q का मतलब भाग होगा, तो अगर प्लस लेते हैं तो 7 हो जाएगा। और R का मतलब दे रखा है गुणा, तो गुणा हम 8 कर देते हैं। और S का मतलब दे रखा है माइनस, माइनस 11 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, नहीं फ्रेंड इसका आंसर गड़बड़ आएगा। कहते हैं 6 प्लस 7 56, ये ज़्यादा आंसर आ जाएगा। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे आप समझा गलती कहाँ पर है। यहाँ P की जगह भाग होगा, डिवाइड होगा। अगर डिवाइड कर रखे देते हैं 6, और Q की जगह हम रख के देते हैं प्लस 7। ठीक है ना। नहीं, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ भाग करते हैं। जा एक बार ये लगा दे लेते हैं, क्योंकि टाइपिंग लग रहा है कुछ मिस्टेक करिए इसमें, लेकिन करेंगे, सवाल है तो सामने ज़रूर करेंगे इसको। 36 प्लस 6 भागा 7 कर देते हैं। R का मतलब गुणा है तो गुणा 8 कर देते हैं, और S का मतलब माइनस है, माइनस गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 36
नहीं होगा। इसका मतलब हमको यहाँ भाग करना पड़ेगा, 36 भागा 6 और क्यू की जगह करेंगे +7, आर की जगह करेंगे हम गुणा 8 और एस की जगह करेंगे -11। ठीक है, तो 6 6 हो जाएगा 36 +7 8 हो जाएगा 56 और कर देंगे -11। 56 से कितना हो जाएगा, 56 से हमारा हो जाएगा 62 -11, तो 1 और 26 से गया 5, 51 हमारा आ गया। हाँ आ गया हमारा, यानी 51 ऑप्शन दिया हुआ भी है। यानी यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पी का मतलब डिवाइड होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, बस यही मिस्टेक है यहाँ पे। पी का मतलब है डिवाइड, ठीक है ना, पी का डिवाइड है, बाकी सब कुछ सही दिया हुआ है। पी का मतलब डिवाइड लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। आप फिर समझा देता हूँ, अब आगे समझें। तो 36 पी का मतलब डिवाइड है, तो डिवाइड कर दे 6 हो गया। और क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब हमारा प्लस है तो सही लिख दिया, +7 कर दिया। आर का मतलब हमारा मल्टीप्लाई है, 8 कर दिया। और एस का मतलब 11, ठीक है। तो 6 6 36 बोर्ड में रूल्स हम करेंगे, तो पहले हम भाग करते हैं 6, फिर हम गुणा करते हैं 7 8 56 और फिर माइनस, फिर जोड़ते हैं 56 से हो जाएगा 62 -11, तो करेंगे 2 में से गया 1, 6 में से गया 5, 51 51 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, यदि एक रिसाव 60 मिनट में टैंक खाली करने सक्षम है तो टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। वाह रे वाह। अब देखते होंगे कितनी बार आपने भी देखा होगा, आपने मोटर ऑन करी, टैंक आपके टैंक में पानी जा रहा है। अब हुआ क्या है कि आपको पता है कि मेरा टैंक 20 मिनट में पूरा फुल हो जाएगा, आपको पता है, आप मोटर जानते हैं कि हाँ मेरा टैंक 20 मिनट में फुल हो जाएगा, 20 मिनट के बाद आप जाके मोटर बंद कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, पीछे टैंक फुल नहीं हुआ आपका, रीजन क्या था, उसमें एक रिसाव था, यानी कि टूटा होगा, पानी बह रहा था, मतलब पानी अंदर भी जा रहा था लेकिन पानी बह भी रहा था। तो कुछ तो टाइम बढ़ेगा, जैसी बात है, आपका टाइम बढ़ा तो 60 मिनट रिसाव कर दिया उसने, यानी 60 मिनट पूरा टैंक आपको खाली कर दिया। कहाँ 20 मिनट टैंक भरते हैं, 60 मिनट टैंक खाली कर दिया, 40 मिनट का इस पर गैप आपका आ गया। वो गैप क्यों आया, क्योंकि उसमें रिसाव था, आपके टैंक जो आपके टैंक था उसमें कुछ टूट फूट हो गई होगी, पानी बह गया आपका। तो ये सवाल ने पूछा है कि टैंक कितनी देर पूरा फुल हो जाएगा, अगर रिसाव ना होता तो टैंक हमारा कितनी देर फुल हो जाता तब। अब इस कंडीशन में हमारा टैंक फुल कब होगा, हमको ये देखना है। तो ये भी कैसे करते हैं अब देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो हम एक नल मान लेते हैं, जो पहला नल जो हमारा नल था उसको हम ए मान लेते हैं, और जो रिसाव वाला नल है उसको हम बी मान लेते हैं। 20 मिनट 60 मिनट, यहाँ भी वही करना है जो अभी लॉजिक में बताया था टाइम एंड वर्क वाले सवाल में। हम पहले टोटल टैंक की कैपेसिटी निकालेंगे, टोटल टैंक की कैपेसिटी है कितनी। हमको टैंक की कैपेसिटी कहीं दी नहीं है उसने हमको कि टैंक इतना ज़्यादा है भाई, 500 लीटर का है, 1000 लीटर का है, 1500 लीटर का, हमको तो नहीं पता है ना। हाँ लेकिन इतना पता है कि 20 मिनट भर जाता है और 60 मिनट खाली हो जाता है। हम उसकी कैपेसिटी निकालेंगे, फिर वही निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमसे बड़े नंबर पकड़ो, ऐसा नंबर पकड़ो जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो 60 को ही हम लेंगे, क्योंकि 60 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो अगर भरने वाले को प्लस कर दो और जो निकाल लो उसको माइनस कर दो, बस में ये ध्यान रखना होता है। तो ये अगर इसको टैंक को कोई भरता तो कितनी देर भर देता है, ये 20 की कैपेसिटी से भरता और 60 लीटर की कैपेसिटी है, तो 20 मिनट में ये भरता था, तो 3 मिनट में पूरा टैंक भर देता। लेकिन ये खाली कराता तो एक हिस्सा खाली कर देता है ये 60 मिनट में, ये माइनस हम कर देंगे। तो ओवरऑल हुआ क्या, दोनों जब साथ काम करने लगे तो हुआ क्या, एक्चुअल में पानी 2 ही लीटर तो गया आपके टैंक में, जाना चाहिए था 3 लीटर, लेकिन टैंक में पानी गया कितना, टैंक में पानी गया 2 ही लीटर। क्यों, क्योंकि एक जो ये था ये रिसाव के हिसाब का टैंक बाहर हो गया। अब 2 की स्पीड से टैंक आपका भर रहा है, भर तो 3 रहा है, लेकिन एक गिर भी जा रहा है, 2 जा रहा है तो एक निकल जा रहा है, फिर 2 जा रहा है, फिर 3 जा रहा है, फिर एक निकल जा रहा है, फिर 3 टैंक में जा रहा है, फिर एक पानी निकल जा रहा है। इस तरह टैंक में एक्चुअली 2 ही लीटर पानी जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम कर लेंगे, तो टैंक की कैपेसिटी थी कितनी, 60 लीटर की। अब वो भरे कितना, 2 मिनट के हिसाब से तो भरेगा, तो कितना देर लगेगा, 30 मिनट, 30 मिनट लगेगा। ऑप्शन दिया हुआ है 30 मिनट, दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, यानी 30 मिनट में वो टैंक अब फुल हो जाएगा। टैंक को फुल कितना, 20 मिनट लगेगा, अब 30 मिनट लगेगा टैंक को फुल। क्यों, क्योंकि रिसाव हो रहा था, क्योंकि 3 पानी डाल दे रहा था, तो रिसाव के चक्कर में 1 लीटर पानी निकल जा रहा है, तो 2 लीटर पानी घुस रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है, यदि इसकी परिधि 300 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या है। रेक्टेंगुलर, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरिया इज 100 मीटर्स इफ इट्स सर्कमफ्रेंसेस इज 300 मीटर्स, व्हाट इज इट्स विथ। हमको विथ फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता होगा, आयत आपने देखा भी होगा, रेक्टेंगुलर ऐसा होता है, ठीक है ना। इसमें हमको लंबाई तो दे रखी है 100 मीटर, ये हमको पता है 100 मीटर है, चौड़ाई हमको फाइंड आउट करनी है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, और उसका टोटल सर्कमफ्रेंस एरिया जो दे रखा है वो 300 मीटर दे रखा है। तो आपको पता होगा रेक्टेंगुलर का जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो आयत की परिधि होती है, क्या होती है, 2l + b, यानी 2l का लेंथ यानी लंबाई, b का चौड़ाई ब्रेथ या विथ भी आप बोल सकते हैं। ये हमको दे रखा है कितना, 300 मीटर दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
हमको चौड़ाई निकाली तो लंबाई हमको कितनी दे रखी 100 मीटर, चौड़ाई हमको निकालनी है तो हम x मान लेते हैं इसको बराबर 300। 2 से पहले काट दो इसको, कितना कट जाएगा 150 बड़ा कर जाएगा, तो कितना x की वैल्यू कितनी जाएगी 50 मीटर, क्योंकि ये 100 है, x 100 प्लस x बराबर 150 बचेगा, तो x बराबर कितना होगा 100 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 150 से 100 जाएगा कितना जाएगा 50 मीटर बचेगा। नहीं चौड़ाई कितनी आ गई 100 मीटर 50 मीटर आ गई, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 50 मीटर। ठीक है ना, कुछ भी नहीं था सवाल में, सिर्फ आपको अब मेंसुरेशन जो सवाल होते हैं ना इसमें बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो मेंसुरेशन सवाल तो आप 2 मिनट चुटकियों में कर लेंगे आप। ठीक है ना, बस रखना होता है उसको और कुछ नहीं करना। फिर कैलकुलेशन होती है वो तो कैलकुलेशन कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, यदि P यानी प्रिंसिपल दे रखा 800 रुपये, टाइम दे रखा 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 10%, तो साधारण ब्याज क्या होगा निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100 रख देते हैं। P कितना था 800, R कितना है 10, टाइम है 2/100, तो 0 0 ऐसे ही कट जाएगा, 10 दूना 20, 20 अट्ठे 160, यानी 160 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसको। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, सॉरी आप ऑप्शन नंबर सी 160 रुपीज़। ठीक है ना, तो क्या इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट के लिए यही होता है। अगला क्वेश्चन है, x के लिए हल कीजिए, सॉल्व फॉर x। अब हमको वैल्यू दे रखी है, हमको x का मान हमको निकालना है, तो निकालते हैं। क्या दे रखा है 4x + 3 = 20। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, तो 4 से तो पहले ही काट दो इसको, ये कट जाएगा 5 बार कट जाएगा, तो x + 3 = 5, x हो कितना हो जाएगा 2, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आया क्या होगा इधर माइनस हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा बचेगा 2, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की परिधि 72 सेंटीमीटर है और भुजाओं की लंबाई 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, मान लिया तीनों भुजाओं की लंबाइयां सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेशो में दिए है, हमको एक्चुअल वैल्यू की बतानी एक्चुअल में कितनी है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए ट्राइंगल इज 72 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स आर इन द रेशो 2:3:4, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, तो ठीक है, यानी हमको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको परिधि सेंटीमीटर में ही दी हुई है। ठीक है ना, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटीमीटर की मीटर में, अगर मीटर में होता हम उसको सेंटीमीटर चेंज करते हैं, क्योंकि आंसर हमसे सेंटीमीटर पूछ रहा है हमको, तो ये यूनिटों का बहुत ध्यान रखना। ठीक है ना, तो निकालते हैं। आप बताइए परिधि का मतलब क्या हुआ तीनों भुजाओं और उसका रेशो कितना रहेगा 2 3 4, यानी जो ये जो रेशो है इस परिधि का तो रेशो होगा, तो हो गया 2x 3x 4x कितना दे रखा है 72, तो 4 3 7 7 2 9 9x बराबर 72, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 8 72, नहीं x की वैल्यू 8 आ गई है। अब x की वैल्यू 8 आ गई तो हमारा आंसर ऐसे ही निकल गया। तो ये हो जाएगा, पहली भुजा क्या होगी 2x, दूसरी भुजा क्या होगी 3x, चौथी भुजा और तीसरी भुजा क्या होगी 4x। कर लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आई थी 8, तो 2 × 8 3 × 8 और 4 × 8। अब कर लीजिए कितना आएगा 16, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 32, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी 16 24 और 32। ठीक है ना, और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी। वन मॉर्निंग वैदेही वेंट फ्रॉम हर होम टू ऑफिस ऑन ए बाइसिकल एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, बट ड्यू टू मच ट्रैफिक सी रिटर्न टू द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर फॉर ए 2-वे ट्रिप। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड। तो आप देखते होंगे कितने बार आपके साथ वैसा हुआ होगा, आप जाते हो बड़ी स्पीड में हैं ऑफिस, क्योंकि सुबह सुबह ट्रैफिक कम होता है, जब हम भी ऑफिस जाते हैं सुबह सुबह तो ट्रैफिक बहुत कम होता है, आराम से पहुंच जाते हैं, लेकिन जब शाम को आते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो स्पीड हमारी ऑटोमेटिक गाड़ी कम हो जाती है। ठीक है ना, क्यों हो जाती है, रीजन क्या है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। तो वही यहाँ पे होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। x यानी पहली स्पीड, y यानी दूसरी स्पीड, बस को फॉर्मूला आपको याद रखना था बस 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब बस फॉर्मूला रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आप देखते हैं। तो एवरेज स्पीड को निकालनी है, 2 पहला x हमारा कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड क्या है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर, अपॉन इनका ऐड कर देंगे 15 + 10। अब तो कर ही लोगे, ये कितना हो जाएगा 15 150, 150 दूना 300, ऊपर आएगा 300, नीचे आ जाएगा ये आ जाएगा 15 × 25,
ठीक है ना। 25 से कितना कट जाएगा, 25 कम 25 और बचा 5, 25 दूना 50, यानी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड हमारी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। दिया हुआ है किसी ऑप्शन में, देखो दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, याद होगा तो फटाक से आप कर लोगे। इस टाइप के ही सवाल, इजी सवाल ही आपको आएंगे एनएमडीसी में आएंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। और जबकि मैं आपकी अच्छी तैयारी करा रहा हूँ, बेटर तैयारी ही करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैं क्वेश्चन कम करा पाया आपको, थोड़ा शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, ऑफिशियल शेड्यूल भी, कोचिंग का शेड्यूल भी, फिर आप लोगों को यूट्यूब पर भी मैं देखना पड़ रहा है मेरे को। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा ही पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, और कंटेंट में देते रहूँगा आप लोगों को, आपका गैप नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मैं आप गैप नहीं करता हूँ। मैं बहुत बिजी शेड्यूल से आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, समझ लीजिए। तो लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, और लाइक भी मत करो कोई बात नहीं, बस पढ़ लो यार, बस तुम्हें चीज़ें आज समझ में ना, उससे बड़ी चीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जॉब मिल जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। ठीक है, आप लोग जॉब मिलेगी तो आपके माँ बाप को खुशी मिलेगी, बस उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और मेरे चैनल का मोटो ही है, आपकी जीत हमारी जीत, आप जीत गए तो समझ लेंगे हम भी जीत गए। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब कल संडे है, कल देखते हैं, कल एक वीडियो मैं आपको दूंगा, क्योंकि फिर अगले दिन होली है मंडे को, तो होली को तो वीडियो आएगी नहीं, इसलिए मैं कल आपका ऑफ नहीं कर रहा हूँ, कल भी मैं आपको वीडियो दूंगा। ठीक है ना। जब भी कल घर पे जाके मुझे बहुत काम भी है, कल ऑफ है, लेकिन मैं आपको तब भी वीडियो दूंगा बना के आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेहनती हैं, उन मेहनती स्टूडेंट के लिए सोचना पड़ता है मेरे को। ठीक है ना। आधे लोग टाइम पास करने आते हैं, आधे लोग जो रियल में पढ़ने स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा सोचना पड़ता है मेरे को। ठीक है ना, इसलिए उनके लिए टाइम निकाल लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं भाई, आप लोगों को भला हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर जो फर्स्ट टाइम विजिट करा है, अगर चीज़ अच्छी लगी होंगी तो सब्सक्राइब कर लेना, और मैं टेलीग्राम चैनल तो यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसकी पीडीएफ वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, वो डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ टेलीग्राम पे दे दूंगा। और हाँ, अब जो लोग मुझे कह रहे हैं पीडीएफ में आंसर टिक करके दिए, मैं पीडीएफ आंसर नहीं दूंगा आपको, आप उसके लिए वीडियो देखिए और समझिए चीज़ों को, उसके बाद आंसर ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। वो पीडीएफ इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आपके लिए वो टेस्ट सीरीज टाइप की आपके लिए बन जाएगी, जब आपका एग्जाम आएगा तो उन पीडीएफ से आप टेस्ट की तरह उसको सॉल्व करना, कि आपको कितने क्वेश्चन याद हैं, उस समय याद हैं कि नहीं है। अगर मैं आंसर लगा दे दूंगा तो फायदा क्या है आपको, उसके लिए वीडियो देखिए ना, समझा रहा हूँ यहाँ पे मैं इतना बोल रहा हूँ, उन चीज़ को समझिए, तो आंसर तो अपना आप रट जाएगा आपको, अगर ध्यान सुन लेंगे आप मेरे को। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।